हेलो नमस्ते, मैं हूं मनीषा। वेलकम टू आर एस ओनली। और आज थोड़ा सा उन चीज़ों को समझते हैं, उन ऑर्गेनाइजेशंस को समझते हैं जो इन एग्ज़ाम्स को कंडक्ट कराते हैं जिनके आप तैयारी कर रहे हैं, है ना। तो मुझे आईएएस बनना है, मुझे आरएस बनना है, मुझे पुलिस फोर्सेस में जाना है। ये जो सारी टॉपिक्स हैं अपने, ये एक्चुअली कंडक्ट कौन करता है, एग्ज़ाम कौन सेट करता है, इनकी क्या मान्यताएं हैं, है ना। और नॉट ओनली दैट, रिक्रूटमेंट पूरा, ट्रेनिंग, एवरीथिंग, आपकी क्या सैलरी होगी, है ना। ये सब कुछ दो ऑर्गेनाइजेशन अपन डिस्कस करेंगे। ये तो यूनियन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, नाम सुना है। आईएएस एग्जाम होता है, आरएस एग्जाम, सॉरी आईपीएस होता है, फॉरेन सर्विसेज होती हैं, फॉरेस्ट सर्विसेज होती हैं, डिफेंस सर्विसेज होती हैं, यहाँ से आती हैं, है ना। जो यूनियन लेवल पे, ऑल इंडिया लेवल पे होता है। और इसका अपन को पता ही है क्योंकि इसकी अपन तैयारी कर रहे हैं, आरपीएससी, है ना। आरएस बनाना है, आरपीएस बनाना है, वो यही करते हैं, है ना। और ये वर्ड सुना हुआ है सबका, ब्यूरोक्रेसी, सुना है ना। एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटी, कॉमन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, सिस्टम, है ना। ठीक है, इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस को देखते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। यहां पर एंड लगाने का रीजन मेरा सिर्फ इतना है कि मैं यही दोनों को डिस्कस करने वाली हूं। हर स्टेट का पब्लिक सर्विस कमीशन अलग है, उनके स्टेट्स के हिसाब से वहां पर क्या एग्जाम्स होते हैं, क्या सिलेबस है, किस तरह का उनका काम करने का कंडक्ट है, वो सब डिफरेंट है। अपन इन दोनों के ऊपर फोकस करेंगे और बहुत ही शॉर्ट, बहुत ही ससेंट वीडियो आज देखेंगे। ठीक है, इनका बेसिक समझने की कोशिश करेंगे, फाउंडेशन समझने की कोशिश करते हैं अपन। ऑलराइट, लेट्स गो। अब इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ही जानना जरूरी है। जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट भी अगर आपको जानना है तो अपन बेसिक्स आज क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट, यूपीएससी क्या है। यूपीएससी एक सेंट्रल बॉडी है जो कि नेशनल लेवल पे गवर्नमेंट जॉब्स को के एग्जाम्स को कंडक्ट कराते हैं। ठीक है, इन्हीं का काम ट्रेनिंग देने का भी होता है। ट्रेनिंग सेंटर्स अलग होते हैं लेकिन, ठीक है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन मतलब पूरे कंट्री का, पब्लिक सर्विस कमीशन मतलब सिविल सर्विसेज के लिए ऑर्गेनाइजेशन, है ना। सभी टॉप सर्विसेज के लिए आईएफओ है यहाँ पे, फॉरेस्ट सर्विसेज, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, पुलिस सर्विसेज एंड फॉरेस्ट सर्विसेज। फॉरेन नहीं है ये, फॉरेस्ट है। ठीक है, इन सभी टॉप सर्विसेज के रिक्रूटमेंट को हैंडल करते हैं, पूरे इंडिया को कवर करते हैं। और 1926, जी हाँ, प्री इंडिपेंडेंस में स्टेब्लिश किया गया था। और उस वक्त इनको बोलते थे इंडियन सिविल सर्विसेज। इनका एग्जाम उस वक्त लंदन में होता था, तो यहाँ से जो कैंडिडेट्स इंडियंस हैं या फिर इंग्लिश जो कैंडिडेट्स हुआ करते थे, वो भी लंदन जाके इस एग्जाम को देते थे। सो नाउ यू नो, जिनका आपने हिस्ट्री में नाम पढ़ा है और वो सिविल सर्वेंट थे, तो उन्होंने यहाँ पढ़ाई करी, वहाँ पढ़ाई करी, लेकिन एग्जाम वहाँ हुआ, वहीं उनकी ट्रेनिंग हुई, फिर यहाँ उन्होंने सर्विस दी। ठीक है, और आरपीएससी, आरपीएससी नाम से पता चल रहा है राजस्थान का है, तो पब्लिक सर्विस कमीशन कहाँ का होगा, राजस्थान का होगा। ठीक है, तो राजस्थान के बॉर्डर के अंदर अंदर जो भी आरएएस और आरपीएस की रिक्रूटमेंट होंगी वो आरपीएससी हैंडल करता है। ठीक है, ये स्टेट बॉडी है राजस्थान की गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, रिक्रूटमेंट सर्विसेज आरएएस और आरपीएस, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, राजस्थान पुलिस सर्विसेज, इनके लिए है और राजस्थान के लिए ही है। इसका एस्टेब्लिशमेंट 1949 है। कुछ जगहों पे हो सकता है आपको 1951 भी मिले, सही 1949 है। ठीक है, और इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद में, इंडिपेंडेंट कब हुआ था इंडिया, 47 में, ये तो पता ही है। वेरी गुड, अभी अभी 15 अगस्त गया है। ठीक है, इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस को, ऑर्गेनाइजेशन नहीं बोलना चाहिए, इन दोनों बॉडीज को कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है। यूपीएससी को बाय नेम, आरपीएससी को बाय नेम नहीं, बाय स्लॉट। जैसे यूपीएससी आर्टिकल 315 में मेंशन है कि इस देश में जो टॉप सर्विसेज हैं उनका रिक्रूटमेंट यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन दी करेगी। 315 आर्टिकल में इसको स्पेस देने का मतलब ये है कि अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना, इंडिपेंडेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इनका रिमूवल का सिस्टम अलग होगा, अपॉइंटमेंट का सिस्टम अलग होगा, इनके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, इनका अपना क्राइटेरिया होगा काम करने का। ठीक है, पार्लियामेंट इंटरफेयर नहीं करेगा डे टू डे एक्टिविटीज में। ये तो अपन को पता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कौन सी होती हैं। वेरी गुड। उसी तरह से आरपीएससी को भी स्पेस इसी आर्टिकल में दिया गया है। इसमें ये लिखा हुआ है कि एवरी स्टेट शैल हैव अ पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ इट्स ओन, इसलिए आरपीएससी को मैंने यहाँ पे 315 में लिखा है। ठीक है, ओके। स्टेट लेवल के लिए है, इनको कौन अपॉइंट करता है, यूपीएससी को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। तो पार्लियामेंट का इंटरफेरेंस हट गया ना, है ना, प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहा है। ही इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द कंट्री। और यहां पर गवर्नर अपॉइंट कर रहा है, तो अगेन कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट। ठीक है, नेशनल लेवल है, इसकी कोई ब्रांचेस नहीं है। एक दिल्ली में ऑफिस है, धौलपुर हाउस के पास में, शाहजहां रोड पे।
मेरा देखा हुआ है, मैं गई हुई हूँ, ठीक है। इसका ऑफिस है शाहजहां रोड पे, है ना, और ढोलपुर हाउस के पास में। और इसका ऑफिस है, आरपीएससी का ऑफिस है अजमेर में, जयपुर रोड पे, अजमेर जयपुर हाईवे है ना, वहां पे ऑफिस है। इसके मेंबर्स चेयरमैन प्लस 10 तक, यानी कि टोटल कितने हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे। सर्व्स, इनकी रिटायरमेंट एज या तो 65 ईयर्स होगी या फिर 6 साल की इनकी सर्विस होगी, जो भी इनमें से पहले होगा ना तभी इनको रिटायर कर दिया जाएगा, ओके। और इसके मेंबर्स कितने हैं, 5 प्लस, सॉरी, चेयरमैन प्लस 5 से लेकर 7 तक, वहां पर फिक्स नहीं है। इनकी सर्विस 62 ईयर्स तक की एज की होगी या फिर 6 ईयर्स तक की टोटल सर्विस देंगे, जो भी इसमें से पहले होगा, विच एवर इज अर्लियर। ये आपकी कॉन्स्टिट्यूशन की ही लैंग्वेज मैंने लिखी है यहाँ पे, है ना, विच एवर इज अर्लियर। उसके बाद में है अपना हाँ, स्कोप ऑफ पावर्स, सेम बात, नेशनल स्कोप है, ऑल इंडिया लेवल पे ऑल इंडिया सर्विसेज के एग्जाम्स कंडक्ट कराने हैं, आईएएस आईपीएस और आईएफओएस, यहाँ पर सही लिखा हुआ है, वहाँ गलत लिखा हुआ था, ओके। आरपीएससी स्टेट स्कोप है, राजस्थान की सर्विसेज हैं, तो आरपीएससी एग्जाम को अगर आप पास करते हैं तो आपकी जो भी पोस्टिंग होगी वो राजस्थान के अंदर अंदर होगी, कहीं और नहीं भेजेंगे, वो राजस्थान में ही रखेंगे, ठीक है, ओके। सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स, अच्छा, इसमें आईएएस आईपीएस वाले जो होते हैं ना, इसमें जब आप फॉर्म भरते हो ना, मुझे याद है, तो उसमें प्रेफरेंस लिखवाते हैं कि आपकी पहली प्रेफरेंस क्या है। मान लेते हैं आपने एग्जाम क्लियर कर लिया, अच्छी रैंक भी आ गई है, लेट्स नॉट स्पेकुलेट मोर ऑन दैट, आपकी रैंक वगैरह आ गई है, तो अब आपको जब डेजिग्नेशन देंगे, अब जब वो आपको कार्डर पकड़ाएंगे ना, तो वो पूछेंगे कि भाई कौन सा स्टेट चाहिए, तो बार बार करने की बजाय आपका फॉर्म निकालेंगे, जो आपने फॉर्म फिल किया था प्री एग्जाम से पहले, राइट। उस फॉर्म में आपने 3 प्रेफरेंसेस दी हैं, प्रेफरेंस 1 कौन सा स्टेट, राजस्थान, प्रेफरेंस 2 कौन सा स्टेट, उत्तर प्रदेश, प्रेफरेंस 3 कौन सा स्टेट, गुजरात। इन तीनों स्टेट्स में अगर आपकी प्रेफरेंस है तो ये तीनों कंसिडर किए जाएंगे। अगर वहां वैकेंसी है तो आपको इन तीनों में से अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस भेज दिया जाएगा। अगर इन तीनों प्रेफरेंसेज में आपकी कोई वैकेंसी अवेलेबल नहीं है तो डिपेंड करता है आपको यूपीएससी कहाँ पर कौन सा स्टेट का कैडर प्रोवाइड करता है। ये चीज़ आपको आरपीएससी में नहीं मिलेगी, एक ही स्टेट है, ये डिस्ट्रिक्ट नहीं पूछते कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग चाहिए, ठीक है। आरपीएससी राजस्थान है तो मतलब राजस्थान है, अब वो उनकी मर्जी राजस्थान में कौन से कोने में आपको डालेंगे, ठीक है, ओके। कैंडिडेट्स, ठीक है, अलग अलग स्टेट कार्डर्स के अंडर में काम करते हैं, ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर काम करते हैं, ठीक है। जो आईएएस आईपीएस होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के साथ में मिलकर काम करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का एक बार इनको कार्डर मिल गया कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है, जबकि ऑल इंडिया लेवल की सर्विसेज हैं, यूनियन सर्विसेज हैं, है ना, ओके। और यहाँ पर लोकल स्टेट जॉब्स ही कवर होती हैं। एक और चीज़, इनका काम क्या होता है ये आपके सामने है, इनका काम क्या होता है, स्टेट प्रमोशंस रूल्स, और यहाँ पर आरपीएससी का और यूपीएससी का काम क्या है, प्रमोशंस, डिसिप्लिन नेशनल वाइड, ये सब इनका काम है। इसके अलावा भी एग्जाम्स कंडक्ट कराना, रिक्रूटमेंट, तो रिक्रूटमेंट में क्या क्या आता है, कैलेंडर रिलीज करने से लेकर एलबीएस में ट्रेनिंग कराने तक जो भी प्रोसेस है वो सारा यूपीएससी करती है, ठीक है। तो ये सब कुछ इन्हीं का काम है, उसी हिसाब से स्टेट लेवल में आरपीएससी का काम लगता है, ठीक है। मैं इसकी बात कर रही थी, हाँ, स्टेट कैडर्स की बात कर रही थी, है ना। स्टेट इनकी जो सैलरी ड्रॉ होती है वो सैलरी स्टेट कंसोलिडेटेड फंड में से ड्रॉ होती है, ठीक है, क्योंकि स्टेट कैडर में काम करते हैं। एक दूसरा आपने एग्जाम सुना है, ये भी एग्जाम होता है ना, ये ऑल इंडिया यूनियन लेवल का एग्जाम होता है, वो यूनियन गवर्नमेंट के अंडर में ही रहेंगे। इस एग्जाम को कंडक्ट तो यूनियन ऑर्गेनाइजेशन करा रही है, ऑल इंडिया लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन है यूपीएससी, वो कराती है, लेकिन इनकी पोस्टिंग के बाद में जो कैडर इनको देते हैं वो स्टेट कैडर होता है, वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में काम करते हैं। रिक्रूटमेंट पूरा का पूरा यूनियन वो संभालते हैं, यूपीएससी संभालते हैं, लेकिन इनका एक बार डेजिग्नेशन मिल गया तो इनका सारा का सारा अथॉरिटी इनकी स्टेट के साथ में होती है, स्टेट के साथ में मिलकर काम करते हैं, ठीक है, वो हमेशा यूनियन में ही रहेंगे, है ना, ओके। नेक्स्ट एग्जाम्स, आपको मैंने एग्जाम्स ऑलरेडी बता दिया है, सिविल सर्विसेज एग्जाम्स कहलाता है ना, और वो आरएएस एग्जाम कहलाता है, ठीक है, ओके। 3 स्टेजेस होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। अगर आपने मेरी पुरानी वाली वीडियो देखी ना, पिछली शायद इससे 1-2 पहली वीडियो है, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि एग्जाम 3 स्टेजेस में होता है। पहला प्रीलिम्स होता है, प्रिलिमिनरी एग्जाम बोलते हैं उसको टेक्निकली, उसको शॉर्ट कर दिया तो प्रीलिम्स हो गया, और उसको और शॉर्ट कर दिया तो आजकल बोलते हैं प्री एग्जाम, और कई तो एग्जाम भी लगाने के कष्ट नहीं करते, बोलते सीधा प्री है ठीक है। तो 3 स्टेजेस में फर्स्ट स्टेज आपका क्या है, प्रीलिमिनरी एग्जाम का स्टेज है। इसमें एमसीक्यूज होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, 100 क्वेश्चंस आते हैं, 200 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है, 2 घंटे मिलते हैं आपको एग्जाम अटेम्प्ट करने के। इसके प्री के 2 पार्ट होते हैं, है ना। फर्स्ट पार्ट क्या होता है आपका, जीएस का पार्ट होता है, एक्सक्यूज मी फर्स्ट पार्ट आपका जीएस का होता है, इसमें आपके करंट अफेयर्स और जनरल स्टडीज के सारे कोर सब्जेक्ट्स आते हैं। और सेकंड पार्ट आपका सीसैट का होता है। सीसैट में क्या आता है,
लॉजिकल रीजनिंग आता है, इंग्लिश टेस्ट होता है आपका, और मैथमेटिक्स, बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। सेम चीज एमसीक्यूज होते हैं ये भी, है ना। ओके, ये आपने दोनों क्लियर कर लिए। इसमें आई थिंक आपको कुछ बेस मार्क्स को ही अचीव करना होता है, इसके मार्क्स काउंट नहीं होते, बस इसमें आपको पास होना होता है। मार्क्स आपके जीएस के काउंट होंगे, पेपर 1 के, है ना। 2 पेपर होते हैं, जीएस होता है वो पेपर 1 होता है, सीसेट जो होता है वो पेपर 2 होता है, तो पेपर 1 पेपर 2 दोनों मिला के प्रीलिम होता है। गुड। फिर होते हैं आपके मेंस, वही डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट्स होंगे, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होंगे, और आपको लिखना है और दबा के लिखना है, ठीक है। और इन दोनों को क्लियर करने के बाद में आपके पास में आता है इंटरव्यू। इंटरव्यू क्लियर करने के बाद में आपको लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भेज दिया जाता है, मसूरी में है, उत्तराखंड में, ठीक है। इसका भी सेम पैटर्न है, एग्जैक्ट सेम पैटर्न है। पहला आपका प्री एग्जाम होगा, लेकिन इसमें प्री एग्जाम सिर्फ एक होता है, पेपर 1। इसी पेपर के अंदर आपका जीएस का पार्ट भी होता है। यहां लिखो ही नहीं तो मैं क्या फर्क पड़ जाएगा, है ना, साइड में लिख देती हूँ ना, इतना सोचना ही नहीं पड़ेगा अपन को। ओके, पेपर 1 होता है एक, तो इसी में आपका जीएस काउंट होता है, और इसी में आपका रीजनिंग होता है, रीजनिंग एंड मैथ्स इसी में होता है। आपको किसी और एग्जाम को देने की जरूरत नहीं है, इसमें एक ही पेपर होता है। यहाँ पर कितने थे, 2 पेपर थे, वहां कितने थे, एक ही पेपर है। इसको क्लियर करने के बाद में आपके पास में मेंस आएगा। मेंस में आपके 4 एग्जाम्स होंगे, पेपर 1 2 3 4। फोर्थ पेपर जो है वो हिंदी इंग्लिश का है। पेपर 1 2 3 आपका कोर सब्जेक्ट्स हैं। इसी में आपके करंट अफेयर्स भी टेस्ट कर लिए जाएंगे। डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है 800 मार्क्स का टोटल। उसके बाद में इसको क्लियर कर लिया तो आपको यहाँ पर भी इंटरव्यू देना है, और इंटरव्यू क्लियर करके आपको आरएस बोलेंगे फिर हम, ठीक है। ओके, इसमें कौन कौन सी, ठीक है, आईएएस आईपीएस और आईएफओएस आपने देख ही लिया। उसके अलावा डिफेंस सर्विसेज और इंजीनियरिंग सर्विसेज भी इसमें इंक्लूड होती हैं, और इसमें पुलिस और सबऑर्डिनेट सर्विसेज के भी एग्जाम्स लिए जाते हैं। ओके, ठीक है। इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, आपके पास में एक बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, और इसकी भी मिनिमम रिक्वायरमेंट एक आपके पास में बैचलर डिग्री होनी चाहिए। मास्टर्स वगैरह है या नहीं है उससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, बैचलर जरूरी है। स्टार्टिंग एज जो आप एग्जाम अटेम्प्ट कर सकते हैं 21 है। यूपीएससी में अकॉर्डिंग टू योर रिजर्वेशन स्टेटस आपका चेंज होता है, ठीक है। अगर आप जनरल में हैं तो आई थिंक 30-32 आपकी रेंज होगी। अगर आप ओबीसी हैं, नॉन क्रीमिलेयर, एससी एसटी हैं तो एज डिफर हो जाती है। उसके अलावा जो आपका ड्रॉप ईयर होता है वो भी अलग तरीके से काउंट किया जाता है, जिसको गैप ईयर बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, है ना, तो उनके भी एक अलग आपको स्टेटस दिया गया है कि आप 1-2 बार और अटेम्प्ट दे सकते हो। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पे भी डिपेंड करता है, जैसे ओबीसी नॉन क्रीमिलेयर है वो 7 अटेम्प्ट्स दे सकते हैं, है ना। जनरल कैटेगरी वाले हैं वो 4 अटेम्प्ट्स दे सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपने वो अटेम्प्ट्स कब दिए। अटेम्प्ट्स क्रॉस नहीं हो सकते, एज क्रॉस नहीं हो सकती, इन दोनों के बीच में ही गेम चलता है। यहाँ पर भी सेम चीज लागू होती है, लेकिन इसकी हायर एज 40 ईयर्स है। 21 में आप स्टार्ट कर सकते हैं, पहले एग्जाम दे सकते हैं, और 40 ईयर्स आपकी लास्ट एज है। इसके अटेम्प्ट्स वगैरह अलग से डिफर करते हैं, इसमें कोई इतनी ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है इसके अटेम्प्ट्स करना, ठीक है। इसमें कंपटीशन भी ज़्यादा होता है, इसलिए थोड़े से बैरियर्स एक्स्ट्रा लगा रखे हैं, है ना। लाखों लोग पेपर फॉर्म भरते हैं वाली बात है। पोजीशन, इंपॉर्टेंस एंड वर्क, ठीक है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। इनको अगर प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा तो ये रिपोर्ट भी प्रेसिडेंट को देंगे। यूपीएससी के मेंबर्स को प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहा है, अपन ने देखा भी आर्टिकल 315 के जस्ट नीचे लिखा हुआ था। गुड, तो फिर इनका जो रिपोर्ट होगा वो भी प्रेसिडेंट को ही जाएगा, और आरपीएससी स्टेट को जाएगा। ये तो बट नेचुरल है, लॉजिकल बात है। गुड, स्टेट गवर्नर, ठीक है। इंपॉर्टेंस, नेशनल ब्यूरोक्रेसी का काम होता है यूपीएससी का देखना, यूनिफॉर्मिटी इंश्योर करते हैं, एग्जाम्स ट्रांसपेरेंट हों, एग्जाम्स लीक ना हो, ठीक है। वो प्रॉब्लम भी अभी नीट एग्जाम में हुआ था ना, सॉरी रीट एग्जाम में हुआ था, किस में हुआ था, नीट एग्जाम में हुआ था, आई वाज कंफ्यूज्ड। ओके, आरपीएससी का राजस्थान के जो लोकल गवर्नेंस है और डेवलपमेंट मॉडल्स हैं उनको सपोर्ट करने का काम है। सीधी सी बात है, आप एडमिनिस्ट्रेशन का क्या काम होता है, वही काम इनका भी है। इनका काम रिपोर्टिंग का ज़्यादा है और एग्जाम्स वगैरह कंडक्ट करने का ज़्यादा है, और आप अगर एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट बन गए हैं तो आपका काम डिफर हो जाएगा। पर एक तरह से क्या कहते हैं उसको, सिस्टम चलाने वाली बात है ना। हाँ, वर्क, यूपीएससी नेशनल एग्जाम्स कराता है, पार्लियामेंट को एडवाइस करते हैं, ठीक है। ये वाला पॉइंट जो है आपके मैंने कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, इनका काम होता है पार्लियामेंट को एडवाइस करना, एड एंड एडवाइस वाली बात है यहाँ पे, ठीक है। और आरपीएससी स्टेट एग्जाम्स कंडक्ट कराते हैं, आरटीआई के जो भी एप्लीकेशंस आते हैं उनको हैंडल करते हैं, और ट्रांसपेरेंसी कंडक्ट करते हैं। ओके, ठीक है। की डिफरेंसेस में सैलरी एंड करियर, ये आप यहाँ से पढ़ सकते हो। सैलरी वगैरह इतनी कोई मायने रखती भी नहीं है, क्योंकि आपको जॉब पर्क्स मिलते हैं, ठीक है ना। तो ज़्यादातर तो जॉब पर्क्स के ऊपर डिपेंड करता है, बट आपको इन हैंड आपका जो कैश होगा वो कितना होगा मंथली, वो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। और इसमें एक चीज़ है, जो आरपीएससी है ना, आप अगर आरएएस ऑफिसर हैं तो आफ्टर अ सर्टन पीरियड ऑफ
ईयर्स या फिर आफ्टर सर्टेन काइंड ऑफ एक्सपीरियंस आपको आईएएस प्रमोशन भी मिल सकता है। हाँ, आप प्रॉपर आईएएस भी बन सकते हैं आरपीएससी से, ठीक है? आईएएस एग्जाम तो आईएएस बना ही रहा है, आरपीएससी भी कुछ सालों के एक्सपीरियंस के बाद में, कुछ काम के एक्सपीरियंस के बाद में आपको प्रमोशन के लिए कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन इसकी श्योरिटी नहीं है, ठीक है ना? हर साल कमेटी बैठती है, डिसाइड करती है और डिपेंड करता है वैकेंसी है भी या नहीं है ना? यूपीएससी के हर साल आईएएस कितने निकलते हैं? 100 सवा 100 के आसपास निकलते हैं, है ना? टॉप जो रैंकर्स होते हैं 100 सवा 100 150 के आसपास निकलते हैं किसी-किसी साल में, उससे ज़्यादा नहीं हो पाता है ना? उसी में उनको पुलिस सर्विसेज भी देनी है, आईपीएस भी देना है, उसी में उनको आईएएस भी देना है और फॉरेस्ट सर्विसेज भी देनी है, ठीक है? आरपीएससी में ऐसा नहीं है हर साल 700-800, हर साल भी नहीं तो मतलब जब-जब एग्जाम होता है, अब तो फिर भी रेगुलर होने लग गया, बट पहले काफ़ी गैप होता था, काफ़ी लैग होता था। तो 700-800 आपको हर बार पास करने हैं, तो वो 700-800 सारे के सारे ऑफिसर्स लेवल वाले ही होते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि मतलब जब उनका कमेटी बैठेगी प्रमोशन वाली, तो उन सबको प्रमोट कर दिया जाएगा। कुछ को करते हैं, कुछ को नहीं करते हैं, बट इसके लिए कमेटी बैठती है, ठीक है? ओके। ट्रेनिंग, यूपीएससी का ट्रेनिंग नेशनल अकेडमीज देखते हैं, जैसे लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये मसूरी में है, उत्तराखंड में। बहुत ही सुंदर इनका वो है, क्या कहते हैं, ट्रेनिंग जो लोकेशन है, बहुत ही ब्यूटीफुल। मैंने देखा, मैं गई हुई हूँ, बट ठीक है ना? यूपीएससी एग्जाम क्लियर करोगे, वहाँ भेजेंगे, लेकिन सबको नहीं भेजते, है ना? हर साल कितने पास होते हैं यूपीएससी एग्जाम में? 800-900 के आसपास पास होंगे। गुड, सारे नहीं जाते, सिर्फ टॉप रैंकर्स जो होते हैं, जिनको आईएएस, आईपीएस और आईएफओएस में आपको ट्रेन करना है, सिर्फ वही जाएंगे। उसके बाद में जो डिपार्टमेंट, जो सर्विसेज, ग्रुप ए हो गई, ग्रुप बी हो गई, जो सर्विसेज आती है ना, उनके अलग अलग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं ऑल ओवर इंडिया, उनको अलग अलग रैंक्स के अकॉर्डिंग वहाँ पर सेंड कर दिया जाता है विद फॉर ट्रेनिंग, ठीक है ना? और आरपीएससी का भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स अलग अलग हैं। ये एचसीएम रीपा जो है वो जयपुर में है ना? यही है हाईवे पे। ओके। चैलेंजेस, यूपीएससी डाइवर्स है, हाई प्रेशर है, ये कैंडिडेट्स के लिए पॉइंट लिखा है मैंने। यूपीएससी का सिलेबस समंदर की तरह है, आपने कई टीचर्स को बोलते हुए सुना होगा, ठीक है? आप अगर एआई से भी पूछोगे ना, तो वो भी यही बोलेंगे कि देयर इज नो एंड टू दिस, लेकिन उन्होंने वेबसाइट के ऊपर ये लिखा हुआ है, और जो वेबसाइट के ऊपर लिखते हैं पता नहीं उसमें से क्वेश्चंस आते भी हैं या नहीं है, ठीक है? द सिलेबस, द होल, क्या कहते हैं उसको, जो एस्पेक्ट है इस एग्जाम का, दुनिया का सब कुछ कवर होता है ना? मतलब इरेशनल चीज़ें कवर नहीं होंगी, यू अंडरस्टैंड दैट, बट फिर भी बहुत कुछ टॉपिक्स इसमें कवर होते हैं, तो इसका स्कोप जो है बहुत ज़्यादा डाइवर्स है और बहुत हाई प्रेशर है, क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन लाखों में है ना? 8, 9, 10 लाख लोग इसका फॉर्म भर रहे हैं। अंडरस्टूड, ग्रांटेड कि सारे के सारे सीरियस कैंडिडेट्स नहीं होते हैं, फिर भी अगर 10,000 अगर सीरियस कैंडिडेट्स हैं और सिलेक्शन आईएएस आईपीएस वाली रैंक के लिए 150 का होना है, तो कंपटीशन बहुत हाई प्रेशर में है, ठीक है? और यूपीएससी का ज़्यादातर फोकस लोकल होता है, आपके क्वेश्चन पेपर में ज़्यादातर क्वेश्चंस आपके राजस्थान को फोकस में लेते हुए आते हैं, है ना? राजस्थान का ही जीएस उनका मेन कंसर्न होता है, राजस्थान का ही कोर सब्जेक्ट्स जो हैं वो उनका मेन कंसर्न है, राजस्थान की ज्योग्राफी के ऊपर फोकस करते हैं, राजस्थान की इकोनॉमी कैसी है, राजस्थान के जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है लोगों का वो कैसा है, राजस्थान की हिस्ट्री के ऊपर ज़्यादा फोकस है, राजस्थान की ही एनवायरनमेंट के ऊपर, क्लाइमेट के ऊपर ज़्यादा फोकस है, ठीक है? इंडस्ट्रीज हो गई, राजस्थान की ही माइनिंग हो गई, राजस्थान की ही हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री हो गई, ट्रेडिशंस हो गए, है ना? जो रिलीजियस डेमोग्राफी हैं, जो कास्ट डेमोग्राफी है, वो सब भी इनका मेन फोकस राजस्थान होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाहर की दुनिया से इनको कोई क्वेश्चन मतलब नहीं है, बाहर की दुनिया के क्वेश्चंस आते हैं, इंटरनेशनल फॉरेन रिलेशंस के भी क्वेश्चंस आते हैं, वर्ल्ड वाइड इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट्स हैं उनके क्वेश्चंस भी आते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री के भी क्वेश्चंस आते हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आते हैं, क्लाइमेट चेंज के क्वेश्चंस आते हैं, हर तरह के क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन इनका फोकस जो है बहुत ज़्यादा राजस्थान के ऊपर फोकस है, ठीक है? ऑलमोस्ट आधा पेपर आपको राजस्थान सेंट्रिक मिलेगा, और इसीलिए ये स्टेबल भी है, क्योंकि ये प्रिडिक्टेबल है थोड़ा सा, ठीक है? ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा प्रिडिक्टेबल है। यूपीएससी में इतना ही प्रिडिक्ट कर सकते हो कि ठीक है 100 मार्क्स का, आई एम सॉरी, 100 क्वेश्चंस आएंगे प्री में, तो 10 से 12 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन डेफिनेटली पॉलिटी में से आएंगे, और वो कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस होते हैं, टिपिकल कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस, इतना आपको श्योर है। 2 क्वेश्चंस लगभग जीडीपी के ऊपर और इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है उसके ऊपर आएंगे, एक क्वेश्चन टिपिकल थ्योरी है, डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, इकोनॉमी की बात कर रही हूँ, ठीक है? 10 क्वेश्चंस आपके ज्योग्राफी के फिक्स हैं, उसके अंदर या उससे ज़्यादा, यानी कि 10 से कम या 10 से ज़्यादा आपके एनवायरमेंट और इकोलॉजी के क्वेश्चंस होंगे, कम से कम 25 से 30 क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर्स के होंगे, जिसमें साइंस एंड टेक में इन्वॉल्व कर रही हूँ। तो इस तरह से आप इतना प्रेडिक्ट तो कर सकते हो, लेकिन टॉपिक प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना? 10 से 15 क्वेश्चंस आपके हिस्ट्री में से आएंगे, और वो हिस्ट्री में लेकिन खेल जाते हैं, कभी कभी तो एक्सट्रीमली एंशिएंट हिस्ट्री पूछ लेंगे, है ना? और कभी कभी बिल्कुल मॉडर्न हिस्ट्री में से पूछेंगे, जो सभी अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो फिर वो कंपटीशन का पॉइंट ही नहीं रहा, राइट? तो उनका प्रेडिक्टेबिलिटी इतनी ही है कि आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस के ऊपर गेम खेल सकते हो, लेकिन इनकी प्रेडिक्टेबिलिटी जो है वो राजस्थान के ऊपर है। तो अगर राजस्थान फाइनाइट है, तो राजस्थान का कोर्स भी फाइनाइट ही होगा, है ना? ठीक है, तो इसमें स्टेबल ज़्यादा है।
दोनों इंडिपेंडेंट हैं क्योंकि इनको कॉन्स्टिट्यूशन में मान्यता मिली हुई है, तो फिर कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी। दीज आर इंडिपेंडेंट बॉडीज, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज आपने जो पॉलिटी में पढ़ा है वो सारे पॉइंट यहाँ लागू होते हैं, ठीक है। इनके मेंबर्स को चलते ही बस विम्सिकली नहीं रिमूव कर सकते हैं, हर किसी को अपॉइंट नहीं कर सकते हैं, बहुत सारे इनके ऊपर इंडिपेंडेंट वो होते हैं। इनकी जो सैलरी होती है वो भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ड्रॉ होती है, तो अगर इनकी सैलरी आपको चेंज करनी तो पार्लियामेंट से परमिशन चाहिए, पार्लियामेंट में पास करना पड़ेगा बिल, फिर इनकी सैलरी चेंज होएगी, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स अपन को पता है, गुड। और पब्लिक परसेप्शन, यूपीएससी का प्रेस्टिजियस होना ज़्यादा एक तरह से लोगों के माइंड में है, क्योंकि ठीक है आईएएस ऑफिसर वो वाली बात है, और क्योंकि उनका वर्क का स्कोप, उनका पावर का स्कोप ज़्यादा होता है, तो इसीलिए उनका सोशल जो स्टेटस है वो भी ऊंचा माना जाता है। लेकिन आरएएस बन जाओ और फिर उसके बाद में कुछ साल काम करो और फिर आपको आईएएस बना देंगे तो फिर बराबर हो जाएगा, है ना। फिर उसके बाद में फर्क नहीं रहता है कि मैंने यूपीएससी क्लियर करा था और तुम तो यार आरएएस में से प्रमोटी आईएएस हो, कोई फर्क नहीं रहता है, सब बराबर हो जाता है ना। ओके, एलिजिबिलिटी सिमिलैरिटीज आपको पता ही चलता है, दोनों को बैचलर्स डिग्री चाहिए, दोनों 21 साल की उम्र से आप एग्जाम दे सकते हैं, और लेकिन यूपीएससी में कंपटीशन थोड़ा टफ है, बता दिया मैंने क्यों टफ है, बढ़िया, ठीक है। ये समझ में आया होगा अभी तक तो, है ना, दोनों बॉडी समझ में आई। तो अब इसमें सोचने वाली बात ये है कि मैं, ठीक है, मैं यहाँ पे हूँ, मैं आरपीएससी के ही सब कोर सब्जेक्ट्स को हैंडल करती हूँ, करंट अफेयर्स को हैंडल करती हूँ, लेकिन करना क्या है यूपीएससी देना है या आरपीएससी देना है, ये तो सोचा है ना। तो आज वाला सेशन मैंने सिर्फ इसीलिए फ्रेंडली रखा कि अपन को पता तो है ना कि कौन क्या काम कर रहा है ना। तो आई वॉज थिंकिंग कि मैं नेक्स्ट टॉपिक कुछ ऐसे ही सब्जेक्ट्स के ऊपर लेकर आऊँ, है ना, स्पेशली करंट अफेयर्स बेसिस पे। एंड आई वॉज ऑल्सो थिंकिंग अबाउट रनिंग अ करंट अफेयर्स सेशन, देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, थैंक यू।